प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, 8th सेमेस्टर में एक पेपर होता है पेवमेंट मटेरियल। तो ये जो पेवमेंट मटेरियल पेपर है, इसका 2022 का पेपर का सॉल्यूशंस हमने देखा। उसके बाद अब हम यहाँ पे 2023 के पेपर यानी 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था पेवमेंट मटेरियल का बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा जो लिए गए, उसको हम देखेंगे। तो देखो, आप लोगों के कॉलेज में एवरी ईयर ये सेमेस्टर आते हैं, है ना। तो 8 सेमेस्टर में आपका इलेक्टिव पेपर होता है पूरा का पूरा, है ना। पूरा का पूरा क्या होता है? इलेक्टिव पेपर होता है। तो जब इलेक्टिव पेपर ये हमारा होता है टोटल, तो आपको जो है यहाँ पे देखना और समझना ये है कि आपके कॉलेज में कौन सा पेपर लिया गया। डेफिनेटली आप इस वीडियोस पे आए हैं तो आपका पेमेंट मटेरियल ही लिया गया है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर हमारे साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपके पास ही एग्ज़ाम पेपर होता है, ठीक है। तो आपके पास राइट होता है, आप शेयर कर सकते हो। फिर बाद में क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम दे लेते हो तो आपके जूनियर्स को पेपर खोजने में कई बार टाइम लगता है, जिसके कारण से उनको सफिशिएंट सॉल्यूशंस नहीं मिल पाता है जो उनको एक्चुअली मिलना चाहिए। तो ये एक काइंड इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है साथ ही साथ जो है पेपर को शेयर करते रहिए, ताकि उन पेपर को भी शामिल किया जा सके। तो क्वेश्चंस है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, जो कि आपका क्वेश्चंस होता है जिसमें से 7 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं एमसीक्यू में। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 14 मार्क्स जो है आपको मिलते हैं 7 क्वेश्चंस बनाने के बाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ फ्री कार्बन इन बिटुमिन। बिटुमिन में फ्री कार्बन का परसेंटेज क्या होता है? तो वो होता है लेस देन दैट ऑफ तार, लेस देन दैट ऑफ तार। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रीमिक्स मेथड इज यूज्ड फॉर बेस कोर्स बिटुमिनस बॉन्डेड मैकेडम। कौन सा है? बिटुमिनस बॉन्डेड मैकेडम, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, मेन ड्रॉबैक ऑफ सीबीआर मेथड यानी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड इज डैट इट। तो ये गिव्स टोटल थिकनेस विच रिमेन्स द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंपोनेंट प्लेयर। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स द टफनेस ऑफ रोड एग्रीगेट। तो होता है इम्पैक्ट टेस्ट। कौन सा होता है? इम्पैक्ट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, फॉर सैंडी सॉइल मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन इज। तो वो होता है सॉइल बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन, सॉइल बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4। इन हाईवे पेवमेंट इमल्सन आर मेनली यूज्ड इन। इमल्सन जो है मेनली यूज किया जाता है इन सरफेस ड्रेसिंग। किसमें? सरफेस ड्रेसिंग में यूज किया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विद। तो वो होता है विद पेट्रोल। किसके साथ होता है? पेट्रोल, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बॉल सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन एसफाल्ट इज गिवन इन द टर्म ऑफ। तो क्या होता है?
है ना, जो रिजल्ट होता है रिंग एंड बॉल सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट का, वो किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, बट वैल्यू क्या होता है ये आपके लिए रहा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हैं देन फिर हम आपको इसका आंसर कमेंट में या पिन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बॉल सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन एसफॉल्ट इज गिवन इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर। किस टर्म में? टेम्परेचर के टर्म में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट सीलेंट। जॉइंट सीलेंट का प्रॉपर्टी नहीं है, तो रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एज पेवमेंट मटेरियल। पेवमेंट मटेरियल के तौर पे जब सॉइल का हम यूज करते हैं तो कौन से प्रॉपर्टी जो है डिजायरेबल होता है उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो व्हेन कंसीडरिंग सॉइल एज ए पेवमेंट मटेरियल, तो हमारा सबसे पहला स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज आता है सॉइल का, वो होता है स्ट्रेंथ। सॉइल मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू सपोर्ट लोड अप्लाइड बाय ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक के द्वारा जो अप्लाई किया जाता है वो होना चाहिए विदाउट अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, माने कि ना बिना डिफॉर्म हुए जो ट्रैफिक का लोड है उसको सपोर्ट कर सके, उतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ जो है हमारा होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है सॉइल एबल होना चाहिए टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर लोडिंग। तीसरा है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, सॉइल जो है हैव गुड कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव डेंस एंड डिफॉर्म यूनिफॉर्म पेवमेंट लेयर भी हमारा होना चाहिए सॉइल का। उसके बाद आता है परमिएबिलिटी। सॉइल जो है अलाउ करना चाहिए वाटर को टू पास थ्रू इट। लो परमिएबिलिटी इज डिजायरेबल टू प्रिवेंट वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू पेवमेंट स्ट्रक्चर विच कैन वीकेन द सॉइल एंड कॉज पेवमेंट डिस्ट्रेस। अगर लो परमिएबिलिटी है तो इसलिए हाई परमिएबल होना चाहिए। अगला है ड्यूरेबिलिटी। सॉइल जो है ड्यूरेबल होना चाहिए, एबल टू विदस्टैंड वेदरिंग, फ्रीजिंग थ्रो साइकिल्स और अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन विदाउट सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन ओवर इट। वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी जो है हमारा होना चाहिए ताकि कॉम्पैक्टेड हो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम में और सॉइल ईजिली जो है वर्क किया जा सके विद इंश्योर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेज। श्रिंक swell potential, shrink swell potential. Soil should have low shrink swell potential to minimize volume changes due to moisture content variations. High shrink swell potential can lead to pavement crack and heaving. Grain size distribution. Grain size distribution. A well graded soil with a good mix of different particles size provides better compaction and stability. Plasticity. Soil with low plasticity are preferred as they are less likely to undergo significant changes in volume or strength with moisture content variations. Cohesion. Cohesive soil which stick together due to molecular attraction provide better stability and load distribution. अगला क्वेश्चन है सॉइल व्हाट आर द वेरियस टेक्निक ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन के कौन कौन से टेक्निक्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है सॉइल का उसको इम्प्रूव किया जाता है।
और उससे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है हमारा बढ़ता है। इसमें सबसे पहला टेक्निक आता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। इस टेक्निक में हम फिजिकली अल्टर करते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज को थ्रू कॉम्पैक्शन एंड एडिशन ऑफ एग्रीगेट लाइक सैंड, ग्रेवल और क्रस्ड स्टोन, ताकि जो सॉइल का डेंसिटी है और बियरिंग कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकें। इसमें कॉम्पैक्शन यूजिंग रोलर, वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर और रैम्पर, blending soil with aggregates to improve gradation stability. Chemical stabilizations यानी केमिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं जो ऐड किया जाता है टू सॉइल टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज। कॉमन केमिकल इंक्लूड होता है जैसे लाइम, सीमेंट, फ्लाई ऐश और बिटुमेन। इसमें लाइम स्टेबलाइजेशन होता है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन होता है, फ्लाई ऐश स्टेबलाइजेशन होता है और बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन जो है आपका होता है। जियोसिंथेटिक्स लाइक जियोटेक्सटाइल्स, जियोग्रेड्स, जियोमेम्ब्रेन्स जो है ये यूज़ किया जाता है टू रेनफोर्स और स्टेबलाइज सॉइल के लिए। These materials are placed within or on top of soil to improve its structural performance. मेथड जैसे जियोटेक्सटाइल्स, जियोग्रेड, जियोमेम्ब्रेन्स ये आपके होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेबलाइजेशन। इस टेक्निक में हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू सॉइल टू इंड्यूस केमिकल चेंजेस और इसके कारण से हमारा प्रॉपर्टी जो है इन्हेंस होता है। ये प्राइमरली यूज किया जाता है फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। मेथड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजेक्शन ऑफ स्टेबलाइजर्स एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक रेमेडिएशंस टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन सॉइल। थर्मल स्टेबलाइजेशन जब सॉइल को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो इंड्यूज होता है चेंजेस उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल होता है, जिसके कारण से स्ट्रेंथ और प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ जो है इम्प्रूव होता है और प्लास्टिसिटी जो है रिड्यूज होता है। फिर आता है बायोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन। इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से हम स्टेबलाइज करते हैं सॉइल को। दिस कैन इंक्लूड प्लांटिंग वेजिटेशंस और यूजिंग माइक्रोबियल इंड्यूस्ड कैल्काइट प्रिसिपिटेशन। मेथड अगर देखें तो वेजिटेटिव स्टेबलाइजेशन और माइक्रोबियल स्टेबलाइजेशन जो है आपका होता है। अगला है राइट अ नोट ऑन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज को ऊपर नोट लिखना है टू बी यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, जो पेवमेंट कंस्ट्रक्शंस के तौर पे यूज किया जाता है। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट में सबसे पहला आता है हमारा साइज एंड ग्रेडेशन। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में वेल ग्रेडेड एग्रीगेट प्रीफर करते हैं ताकि गुड इंटरलॉकिंग और स्टेबिलिटी हो। प्रॉपर ग्रेडेशन इंश्योर करता है एडिक्वेट कॉम्पैक्शन एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन को। वही अगर हम रिजिड पेवमेंट में देखें तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करते हैं जो कि हेल्प करता है इन अचीविंग हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। और प्रॉपर ग्रेडेशन जो है मिनिमाइज करता है वॉइड्स को और इंश्योर करता है डेंस और स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मिक्स को। वही शेप एंड टेक्सचर्स बात किया जाए तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में एंगुलर और रफ टेक्सचर्स एग्रीगेट होता है। रिजिड पेवमेंट में राउंडेड एग्रीगेट प्रीफर किया जाता है ताकि इम्प्रूव हो सके वर्केबिलिटी और एज ऑफ कॉम्पैक्शन। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बात किया जाए तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में एग्रीगेट जो है हाई स्ट्रेंथ को जो है पोजेज करता है। वही रिजिड पेवमेंट में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को
जो है इसेंशियल होता है टू बियर द लोड ट्रांसमिटेड थ्रू कंक्रीट स्लैब, और ड्यूरेबिलिटी जो है अगेंस्ट होता है फ्रीज थ्रो साइकिल, केमिकल अटैक और एब्रेशंस के, ताकि सर्विस लाइफ जो है वो लंबे समय तक चल सके। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्जॉर्प्शन, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए एग्रीगेट जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है। रिजिड पेवमेंट में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो अफेक्टेड होता है बाय वेट ऑफ कंक्रीट, और ओवरऑल स्ट्रेंथ भी जो है हमारा कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। और लो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम होता है वाटर सीमेंट रेशियो का, ताकि ड्राइंग श्रिंकेज एक्सेस जो है उसको हम एवॉइड कर सकें। क्लीनेस जो कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है, इसमें एग्रीगेट जो है फ्री होना चाहिए फ्रॉम डस्ट, क्ले और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज से। रिजिड पेवमेंट में क्लीन एग्रीगेट जो है हमें इंश्योर करना होता है ताकि प्रॉपर बॉन्डिंग बन सके विद सीमेंट पेस्ट। फिर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज, aggregate should have low thermal conductivity to minimize temperature related stress. They should be able to withstand temperature variation without significant expansion or contractions. Rigid pavement, thermal compatibility with the cement paste होता है। अगला क्वेश्चन है, विद नेट स्केच एक्सप्लेन इम्पैक्ट टेस्ट फॉर रोड एग्रीगेट। रोड एग्रीगेट के लिए जो इम्पैक्ट टेस्ट हम करते हैं उसको इमेज के साथ बताना है। इम्पैक्ट टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि जो टफनेस है एग्रीगेट का वो हम कैलकुलेट कर सकें। एपरेटस हम यूज़ करते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, सिलेंड्रिकल स्टील कप, मेटल टैपिंग रॉड, सीव जो कि 12.5 mm और 10 mm सीव, और वेट मशीन जिसके माध्यम से एग्रीगेट सैंपल का वेट हम लेते हैं। प्रोसीजर्स में बात किया जाए तो सैंपल प्रिपेयर करते हैं जो कि सीव के माध्यम से हम 12.5 mm के सीव से उसको चलाते हैं और रिटेन होना चाहिए 10 mm सीव पे, और हम कम से कम वेट जो है 350 ग्राम हम लेकर चलते हैं कम से कम। फिल करते हैं सिलेंड्रिकल कप को और उसमें हर एक लेयर जो है टैपिंग करते हैं 25 टाइम्स, और 3 लेयर में हम उसको फिल करते हैं। फिर इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं, प्लेस करते हैं कप को अंडर हैमर ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन और अलाउ करते हैं हैमर को टू ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम हाइट 380 mm यानी 380 mm से। और कितने बार हम हैमर को ड्रॉप करते हैं फ्रीली फ्रॉम हाइट 380 mm से, तो 15 बार। कितने? 15 बार। फिर सीव सैंपल जो भी है उसको फिर से हम रिमूव करते हैं आफ्टर इम्पैक्ट। क्रश्ड स्टोन या क्रश्ड एग्रीगेट जो है कप से रिमूव करते हैं और सीव करते हैं हम उसको 2.36 mm वाले सीव से। फिर जो भी हमारा पास हो गया सेव से उसका वेट ले लेते हैं। वेट लेने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं, तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग 2.36 mm को डिवाइड करते हैं टोटल वेट ऑफ सैंपल से, और उसको फिर हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो यहाँ जो है हमारा निकल कर आ जाता है। यानी AIV इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 3.6 mm सेव डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सैंपल गुने 100। तो इससे जो है हमारा
इम्पैक्ट वैल्यू जो है परसेंटेज में निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट, तो यहाँ पे हम इमेज पे सर्च कर लेते हैं। ये आपका इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट हम सर्च करते हैं, है ना, इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ये आपका जो है, ये है आपका इक्विपमेंट, ये आपका स्टील कप है। इसको जो है हम रख देते हैं इसके नीचे और इसको ऊपर करते हैं। इसको आप देखो ऊपर भी किया हुआ होगा कोई ना कोई इमेज, नहीं है क्या? हाँ, ये आपका इस कप में हम जो है 3 लेयर में एग्रीगेट को फिल करते हैं और 25 बार टैपिंग करते हैं। और यहाँ से ये जो हाइट होता है इसका, ये हाइट जहाँ से ये हैमर को छोड़ते हैं वो 380 mm हमारा होता है। कितना? 380 mm हमारा होता है। ये आप देख सकते हो, ये फिगर आप यूज़ कर सकते हो। लिफ्टिंग हैंडल हैमर और वेट 15 से 13.5 से 14 kg होता है। और ये वर्टिकल गाइड होता है, ये सिलेंड्रिकल कप होता है, ये बेस होता है, सर्कुलर होता है, तो रेक्टेंगुलर भी आपका होता है ना, वो डिपेंड करता है कि कैसा है ना। जनरली सर्कुलर ही होता है, ये आप देख सकते हो इमेज में। ओके, एआई मोड अगर हम कर लें तो देखो डायग्राम ये आपका दे दिया, सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे दिया है। तो देखो, एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग के लिए लेस देन 10%, स्ट्रॉन्ग के लिए 10 से 20%, सेटिस्फैक्ट्री जो कि रोड सरफेसिंग के लिए 20 से 30%, और वीक यानी अनसुटेबल के लिए ग्रेटर देन 35% होता है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे हो गया, मतलब ये वैल्यू जो है आपको याद रखना है ना, ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वैल्यू जो है आपको याद रखना है यहाँ पे, ये चीज़। और यहाँ पे देखो, ये जो है W2/W1 इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। W1 जो है वेट ऑफ ओवन ड्राइड सैंपल और W2 जो है वेट ऑफ फ्रैक्शन है, तो W2/W1 इंटू 100। ठीक है, तो इससे जो है हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर 15 ब्लो इच फॉलिंग फ्रॉम 380 mm एट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सेकेंड इंटरवल, 1 सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया, टेस्ट का प्रोसीजर्स भी जो है यहाँ पे दिया गया, फॉर्मूला वगैरह भी दिया गया है, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये आपका स्केच के बारे में, स्केच तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना, और इमेज जो है मैंने दिखा दिया है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे क्लासेस को लेकर वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, और जो लोग ऐप में वीडियोज़ को देख रहे हैं दैट्स वेरी फाइन, आप लोग अपनी तैयारी इसी तरीके से बरकरार रखिए।